प्रोग्राम का स्कोप समझेंगे कि ये प्रोग्राम करने के बाद हमको क्या चीजें एक्सेसिबल हो जाएंगी। फाइनेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सीएफए चार्टर लेने से हमको क्या मिलता है। इफ यू वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, आपको कुछ लाइसेंसेस लेने होते हैं, राइट। आपको पहले रेगुलेटर को दिखाना होगा दैट यस आई एम ए क्रेडिबल पर्सन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सीएफए चार्टर? दीज आर द टॉप जॉब रूल्स वेयर सीएफए चार्टर होल्डर्स आर वर्किंग राइट नाउ। इसकी वास्टनेस देखोगे तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा वॉल्यूमिनस है। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएफए बाय पीडब्ल्यू। मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आज के इस वीडियो में हम सीएफए प्रोग्राम की एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। सो इस वीडियो के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं और इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होने वाली है। ओके, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा फॉर कंप्लीट क्लैरिटी ऑन द सीएफए प्रोग्राम। आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, ये सीएफए प्रोग्राम क्या है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम का स्कोप समझेंगे कि ये प्रोग्राम करने के बाद हमको क्या चीजें एक्सेसिबल हो जाएंगी, राइट। किन चीजों को आप एक्सेस कर पाओगे, कौन से जॉब प्रोफाइल्स में आप जा पाओगे, राइट। किस तरीके की वैकेंसीज होती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सीएफए एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, इसमें फीस कितनी लगती है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। देन इस पर्टिकुलर एग्जाम की जो फीस है, क्या उसको सब्सिडाइज किया जा सकता है, क्या उसके लिए कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जी हाँ, उसको कैसे अवेल करना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे फीस कितनी कम हो जाएगी। एंड फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन एज वेल। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज सीएफए प्रोग्राम? सीएफए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये प्रोग्राम फाइनेंस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। इसको हम एक डिग्री या डिप्लोमा नहीं कहते हैं, इसको हम फाइनेंस सर्टिफिकेशन कहते हैं। एंड ये ग्लोबल लेवल पर एक प्रोग्राम है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में इसकी मान्यता है, इसकी रिकॉग्निशन है। ओके, सो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स finest, one of the world's best finance certification program, which is conducted by the CFA Institute. ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है? सीएफए इंस्टीट्यूट एक बॉडी है जो कि वर्जीनिया यूएस में बेस्ड है। वहां से ये इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट करवाती है पूरी दुनिया भर में। एंड ये कोई नया एग्जाम नहीं है, कोई नया ट्रेंड नहीं है, कोई नया चलन नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो काफी समय से इस पर्टिकुलर फील्ड में है एंड काफी लोग इसको पहले से परसू कर रहे हैं। मोर देन 70+ ईयर्स ये इंस्टीट्यूट इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती आई है। ओके, एंड इट हैज बिकम अ बेंचमार्क क्वालिफिकेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, देन दिस पर्टिकुलर फाइनेंस सर्टिफिकेशन हैज बिकम अ बेंचमार्क, कि आपको ये क्वालिफिकेशन अचीव करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तभी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे। ओके, सो दिस इज वेयर सीएफए प्रोग्राम इज पोजीशनड। अगर आप इसको मीडिया हाउसेस की तरफ से देखें, देन फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहता है? अमॉन्ग द काउंटलेस फाइनेंस डिग्रीज अराउंड द वर्ल्ड, द सीएफए, द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट क्वालिफिकेशन हैज बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड। ओके, so it has become the gold standard as far as finance rules are concerned. सीएफए चार्टर लेने से हमको क्या मिलता है, ठीक है, तो इसका एक्सपोजर समझते हैं। फर्स्ट इज ग्लोबल क्रेडेंशियल टू इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। इट इज लाइक अ पासपोर्ट टू यू। आपको एक ऐसी सर्टिफिकेशन मिल रही है जिससे आप किसी भी देश में जाकर के फाइनेंस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, फाइनेंस प्रोफेशन में आप काम शुरू कर सकते हैं। सो इट्स अ ग्लोबल क्रेडेंशियल टू यू। Second thing, it is held by more than 185,000 investment professionals working in more than 160 markets. So आप इन CFA चार्टर होल्डर्स के बीच का हिस्सा बन जाएंगे। देन तीसरा, recognized by regulatory bodies in many countries regions as a proxy for meeting certain licensing requirements. आपको पता होगा हमारी इंडस्ट्री में, यानी फाइनेंस इंडस्ट्री में, बहुत ही आपको क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, राइट। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो इफ यू वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, आपको कुछ लाइसेंसेस लेने होते हैं, राइट। आपको पहले रेगुलेटर को दिखाना होगा दैट यस आई एम ए क्रेडिबल पर्सन। सो सीएफए की जो चार्टर है या सीएफए का जो सर्टिफिकेशन है, इट इज
going to help you into entering into those areas. ठीक है, तो आप यहाँ पर licensing requirement को meet कर पाएंगे with the help of CFA certification. And then fourth is more than 650 universities around the world incorporate the CFA program into their डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो CFA प्रोग्राम को अपने डिग्री प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेट करती हैं. ओके, सो इफ यू वांट टू pursue degree as well as CFA, then also there are many universities. and इसके साथ साथ में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो CFA प्रोग्राम को बेसिस मानकर आपको फर्दर हायर स्टडीज मास्टर्स वगैरह परस्यू करने के लिए भी या PhD वगैरह परस्यू करने के लिए भी वो आपको एलिजिबल करती हैं. ओके, सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो CFA चार्टर आपको देता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द CFA चार्टर? अनमैच क्रेडिबिलिटी. एज आई सेड, हमारे इंडस्ट्री को ट्रस्ट चाहिए. ट्रस्ट बहुत मैटर करता है इन द फाइनेंस प्रोफेशनल, हाउ एथिकल यू आर. देन इट विल बी योर ग्लोबल पासपोर्ट. यू कैन बाय बिकमिंग अ CFA चार्टर होल्डर. आप सिर्फ एक कंट्री में काम करने के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग टू बिकम अ ग्लोबल प्रोफेशनल. तीसरी चीज, बेटर पे. वेल पेइंग जॉब्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रोड. ठीक है, तो पे इज अ सब्जेक्टिव मैटर, इस पर हम अलग से भी बात करेंगे. बट जस्ट टू गिव यू अ हिंट दैट यू आर गोइंग टू अर्न वेरी गुड handsome amount in the finance industry on the basis of your knowledge, on the basis of your credibility. Okay, so again that is a subjective thing, but you will be in a safe zone. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लर्न एंड अर्न अपॉर्चुनिटीज. दिस इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट. यूजुअली किसी भी डिग्री को जब आप परस्यू करते हैं तो आपको पहले वो डिग्री को खत्म करना होता है, उसके बाद आप जॉब मार्केट में जाते हैं एंड उसके बाद आप अर्निंग शुरू करते हैं. लेकिन CFA प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइंड है दैट आप इसको पढ़ते पढ़ते भी अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं. कैसे? CFA प्रोग्राम 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, तो आपको तीनों ही लेवल्स एक साथ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब. आप चाहो तो पहले एक लेवल कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद आप जॉब मार्केट में उतर सकते हैं, काम करना शुरू कर सकते हैं और काम करने के साथ साथ आप बाकी के लेवल्स को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन लर्न एज वेल एज अर्न एट द सेम टाइम. उसके बाद हाई पासिंग परसेंटेज. यस, 40-50, इनफैक्ट अबव 50% परसेंटेज भी हमको कई बार देखने को मिल जाते हैं एंड कभी कभी 40 से नीचे भी परसेंटेज आ जाता है. दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, बट 40-50% का पासिंग परसेंटेज एट ईच लेवल इज गुड इनफ. एंड फाइनली इफ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी? तीनों ही लेवल्स मिला करके आपको लगभग 3-3.5 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. एंड इसको करने में आपको करीब 2.5 से 3 साल लग जाएंगे. ओके, सो टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी इन्वेस्टमेंट आपको मैंने अपफ्रंट बता दिया. उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है आप करते हैं, आप CFA चार्टर होल्डर बनते हैं, तो उसके बाद किस तरीके के पैकेजेस लग सकते हैं? सो दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव फिगर. ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पोस्ट है दैट एवरेज एनुअल पे ऑफ न्यू CFA इज 28.6 लाख रुपीज सेज अ सर्वे. राइट, इस तरीके के सर्वे जो है टाइम टू टाइम होते रहते हैं. CFA इंस्टीट्यूट जो है अपने मेंबर से डेटा कलेक्ट करती है टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट पिक्चर कि अभी सभी CFA चार्टर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं और किस तरीके की सैलरीज वो अर्न कर रहे हैं. राइट, तो इस तरीके का पैकेज जो है 25-30-35 लाख का जो पैकेज है, ये अचीव किया जा सकता है on the basis of your knowledge, on the basis of your certification. But again, I'm saying these numbers, I'm nowhere saying that these are guaranteed numbers कि ये डिग्री ले लो और जाकर के कल 30 लाख का पैकेज लग जाएगा. ठीक है, कभी भी इस तरीके से किसी भी डिग्री को ट्रेट मत करना, बिकॉज सैलरी उस इंसान को मिलती है, कभी भी उस डिग्री को नहीं मिलती है. डिग्री सभी के पास होगी, लेकिन कोई 50 लाख भी ले रहा होगा और कोई 20 लाख भी ले रहा होगा. राइट, सो दिस इज जस्ट एन एवरेज नंबर एंड what salary you are going to command depends on your potential. Okay, so this is just an indicative number because ये सवाल जो है कई बच्चे अक्सर पूछते हैं. अब बात करते हैं स्कोप ऑफ द CFA चार्टर. इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को करने के बाद हम क्या अचीव कर पाएंगे, हम कैसे रोल्स में जा पाएंगे, क्या काम हम कर पाएंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं. दीज आर द टॉप जॉब रोल्स वेयर CFA चार्टर होल्डर्स आर वर्किंग राइट नाउ. पोर्टफोलियो मैनेजर, इस प्रोफाइल पर 21% जो CFA जिन्होंने CFA चार्टर लिया है वो 21% लोग जो है
पोर्टफोलियो मैनेजर की प्रोफाइल में जाकर के काम कर रहे हैं। देन रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इन प्रोफाइल्स पर भी ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, अराउंड 15%। ओके, सो दिस इज ज्यादातर लोग, आप समझ पा रहे होगे कि अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है देन सीएफए चार्टर इज द बेस्ट सर्टिफिकेशन, बिकॉज ज्यादातर लोग इसी प्रोफाइल में जाते हैं। या फिर आप अगर रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, रिस्क एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, ठीक है, एंड देर आर सो मेनी अदर प्रोफेशंस एज वेल, ठीक है, और रोल्स एज वेल। तो ये सब कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप एंटर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। इफ यू लुक एट व्हाट डोमेन्स यू विल बी एंटरिंग इनटू, देखो फाइनेंस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला के अंदर में आप कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन से स्पेसिफिक नीश में जा सकते हैं। सो यू कैन बी वर्किंग इन द इक्विटीज मार्केट, ठीक है, ज्यादातर लोग आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1/3 जो है इक्विटीज मार्केट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिक्स इनकम मार्केट यानी हमारा जो डेट मार्केट है उसमें भी ज्यादातर लोग 19% यहाँ पर काम कर रहे हैं। देन यू कैन बी वर्किंग इनटू प्राइवेट इक्विटी, derivatives, real estate, hedge funds, structured products, commodities, venture capital, foreign currency, and so on. Okay, so these are some domains which you can choose after becoming a charter holder. कौन सी कंपनियां हैं जो सीएफए चार्टर होल्डर को हायर करती हैं? तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज है, ठीक है। आप किसी भी कमर्शियल बैंक का नाम सोचें, किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम सोचें, कोई भी बिग फोर फर्म हो, कोई भी कंसल्टेंसी फर्म हो, राइट, कंसल्टिंग हो, तो ये सभी कंपनीज जो है सीएफए चार्टर होल्डर्स को हायर करती हैं। आप सभी के नाम देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो आई जस्ट क्विकली गिव यू वॉक थ्रू। अब आते हैं कुछ वैकेंसीज की तरफ, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूं कि किस तरीके की वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे आफ्टर गेटिंग इनटू सीएफए चार्टर। ओके, सो फर्स्ट इज सीनियर क्रेडिट रिसर्च एसोसिएट, राइट। आई थिंक थोड़ी सी लेजिबल नहीं है यहाँ पर राइटिंग, बट आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। सीनियर क्रेडिट रिसर्च एसोसिएट, राइट। तो आप क्रेडिट प्रोफाइल में जा सकते हैं, एज आई सेड आप बैंक्स के रूल्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल, राइट। तो इसके लिए भी ये सीएफए सर्टिफिकेशन की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। देन दिस इज इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर, इसके लिए ये सीएफए या सीएफए लेवल 1 इन्होंने लिखा है कि आप सीएफए लेवल 1 के बाद भी इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ देख सकते हैं सीएफए लेवल 1 कंप्लीटेड मांगा जा रहा है, नो एक्सेप्शंस, एंड फिर उसकी कॉम्पेंसेशन भी यहाँ पर दी गई है। ओके, देन क्रेडिट एनालिस्ट की प्रोफाइल, यहाँ पर अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस, एमबीए, सीए एंड साथ में सीएफए या एफआरएम भी मांगा जा रहा है। इसके अलावा इफ यू लुक एट दिस केपीएमजीज पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, तो यहाँ पर भी सीएफए की रिक्वायरमेंट है। दिस इज पोर्टफोलियो वैल्यूएशंस, अगेन सीएफए या एफआरएम लेवल 1 पास मांगा जा रहा है। तो आई थिंक यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर। ओके, अब देखते हैं कुछ ऐसी डिग्निटरीज जो सीएफए चार्टर करने के बाद आज आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर जैसी पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं। ओके, सो दिस इज नीलेश शुराना, ओके, ऑफ मिराई एसेट। तो ये सभी फंड मैनेजर्स हैं जो सीएफए चार्टर होल्डर्स हैं, एंड आज ये डिफरेंट फंड्स के मैनेज कर रहे हैं, राइट, डिफरेंट फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो कोटक, निपॉन, आदित्य बिरला, सो ये सभी फंड मैनेजर्स को जरा आप ये चीज समझना दैट कहीं भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीएफए चार्टर होल्डर कर लेना मतलब आप किसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर बन जाओगे अगले ही दिन। ओके, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको बस ये चीज दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये समझ सको कि अगर आपका ड्रीम ऑब्जेक्टिव ये है, आपका गोल ये है कि मैं फंड मैनेजर जैसे पोजीशन तक पहुंचना चाहता हूं, राइट, इस लेवल पर मुझे जाना है, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि सभी फंड मैनेजर्स में इन्होंने ऐसा क्या किया कि हम भी अगर उस चीज को करें तो हम भी ऐसे पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो हम इनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके प्रोफाइल से हम ये समझ सकते हैं कि सभी ने अपने सर्टिफिकेशन में, अपने फाइनेंस की नॉलेज में इन्होंने इन्वेस्ट किया, राइट। तो सीएफए करने के बाद ऐसा नहीं कि सभी के सभी शुरू से ही फाइनेंस में थे, ठीक है। कोई
साइंस बैकग्राउंड से भी आ रहा है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आ रहा है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आ रहा है, कोई सीए करके भी आ रहा है, राइट? तो देयर कैन बी डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। लेकिन वो सब आने के बाद उन्होंने क्या किया, फाइनेंस की नॉलेज ली, फाइनेंस में एक्सपर्टीज ली, उसके बाद उन्होंने इस पर्टिकुलर लाइन में वर्क एक्सपीरियंस लिया, मेहनत की, और फिर फाइनली जाकर के वो फंड मैनेजर बने, राइट? तो हम यहाँ पर एक कॉमन कड़ी देख रहे हैं, दैट सीएफए चार्टर हैज समवेयर हेल्प देम इन बिल्डिंग देयर कैरियर, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। फाइन। देन सीएफए एग्जाम डिटेल्स पर आते हैं, ठीक है? सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए यही रहेगा कि एग्जाम में क्या चीजें रहती हैं। फर्स्ट इज, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट सीएफए प्रोग्राम 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट इज लेवल 1, आपको सबसे पहले लेवल 1 देना है, उसके बाद आप लेवल 2 पे आओगे, फिर आप लेवल 3 पे आओगे। लेवल 3 पे आने के बाद आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है? अब आपको और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक सीएफए चार्टर आपको मिलता है, ठीक है? लेकिन सीएफए चार्टर मिलने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि सिर्फ एग्जाम पास करने से नहीं होगा, फिर आप इंडस्ट्री में जाओ, आप जॉब करो। जब आपके पास 4000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर हम आपको चार्टर दे देंगे कि हाँ भैया आप एक सीएफए चार्टर होल्डर बन गए हैं, ठीक है? बिकॉज इंस्टीट्यूट ये चाहती है कि आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट? सिर्फ एग्जाम पास करना ये चीज अश्योर नहीं करता है इंस्टीट्यूट को कि आपने पूरी नॉलेज ले ली, राइट? जो नॉलेज आप यहाँ पर एग्जाम में ले रहे हैं उसको आपको अप्लाई भी करना है फॉर 4000 आवर्स। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो गए हो, और फिर आपको सीएफए इंस्टीट्यूट सीएफए चार्टर देती है, ठीक है? अब यहाँ पर मेरे पास यूजुअली कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या सीएफए चार्टर लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब? जॉब लेने के लिए क्या चार्टर जरूरी होता है? तो मेरा आंसर है नो, राइट? बिकॉज इंस्टीट्यूट खुद बोल रही है कि पहले जॉब करो तब जाके चार्टर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले चार्टर लो और फिर जॉब मिलेगा, ओके? तो आप लेवल 1 के बाद भी जॉब कर सकते हैं, लेवल 2 के बाद भी कर सकते हैं, और लेवल 3 के बाद भी कर सकते हैं, ओके? तो आपको अल्टीमेटली जॉब तो करनी ही पड़ेगी, वर्क एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा अगर आपको फाइनली चार्टर लेना है तो, ओके? लेवल्स ऑफ सीएफए प्रोग्राम। तो पहला जो लेवल है लेवल 1, इसमें आप क्या चीजें सीखते हैं? दिस इज अराउंड बिल्डिंग योर फाउंडेशन। फाइनेंस की एक फाउंडेशन यहाँ पर रखी जाती है लेवल 1 में, बिकॉज सीएफए प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पर हर एक का अलग अलग बैकग्राउंड है, इसीलिए सीएफए इंस्टीट्यूट लेवल 1 में पहले आपको सभी चीजें, जो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए फाइनेंस के, चाहे वो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या चीजें होती हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, राइट? फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का रिस्क एंड रिटर्न का प्रोफाइल कैसा रहता है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं लेवल 1 में। पर लेवल 1 को आप ऐसे इजी भी ना समझें, बिकॉज अगर आप इसकी वास्टनेस देखोगे तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा वॉल्यूमिनस है, ओके? तो काफी ज्यादा नॉलेज आपको लेवल 1 पर ही दे दी जाती है। उसके बाद जब आप लेवल 2 पे आते हैं तो उन्हीं एरियाज को जो आपने लेवल 1 में सीखा था उस पर और डीप डाइव किया जाता है। लेवल 2 जो है थोड़ा सा और ज्यादा एनालिटिकल हो जाता है, यहाँ पर और ज्यादा आपकी एप्लीकेशन की टेस्टिंग की जाती है। और उसके बाद जब आप तीसरे लेवल पर आते हैं लेवल 3, तो लेवल 3 पर आपको फाइनली एक प्रोफेशनल बनने के लिए ग्रूम किया जाता है, एक पोर्टफोलियो मैनेजर बनने की तरफ आपको ग्रूमिंग की जाती है कि किस तरीके से आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, ओके? एंड लेवल 3 में आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। सो ये है तीनों ही लेवल्स का फंडा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्या आप सीएफए लेवल 1 का एग्जाम अभी दे सकते हैं? सो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, कोई एक चीज, ओके? अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास एक बैचलर्स डिग्री है, कोई भी बैचलर्स डिग्री हो, ठीक है, एनीथिंग, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, इफ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है, आपकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, आप अभी डिग्री कर रहे हैं, तो फिर आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे कि आप एक अंडर ग्रेजुएट हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप 23 मंथ्स अवे फ्रॉम ग्रेजुएशन है। इसका मतलब आपकी ग्रेजुएशन को जब 2 साल बाकी होंगे तब आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ओके? तो मैं सीधी भाषा में बोल देता हूं कि जब आप मान लो आपने 12th पास आउट किया, 12th पास करने के बाद आप जब फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप सीएफए लेवल 1 एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और तैयारी शुरू कर सकते हो
एग्जाम आप लेवल जब सेकेंड ईयर में पहुंच जाओगे ग्रेजुएशन के तब आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको इंश्योर करना है। एंड लेवल 2 देना आप कब दे पाओगे, जब आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड लेवल 3 आप तब दे पाओगे जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होगे। तो इस तरीके से लेवल्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो अभी लेवल 1 का आपको समझ में आ गया कि लेवल 1 देने के लिए आपको क्या करना है। आप फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो एग्जाम में बैठने वाली जो डेट है वो आपकी ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर में होनी चाहिए। ओके, दैट्स इट। तीसरा क्राइटेरिया, अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए कभी एनरोल ही नहीं किया, कई ऐसे बच्चे हैं जो जैसे मान लो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, सीए, सीएमए, सीएस वगैरह, और साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की, ठीक है। और मान लेता हूं कि अभी सीए वगैरह भी उनका कंप्लीट हुआ नहीं है, तो फिर आप कौन सी कैटेगरी में आओगे, अभी आप अंडर ग्रेजुएट नहीं हो, तो आप इस वाली कैटेगरी में आ सकते हो, राइट। तो आप अगर वहां पे इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो, या आपने मान लो वो कोर्स छोड़ दिया है लेकिन आप सीधा जॉब में आ गए हो, तो ऐसे केस में आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है 4000 आवर्स का इन एनी फील्ड, ठीक है, आपने कहीं पर भी काम किया हो, आपने चाहे मार्केटिंग में काम किया हो, सेल्स का काम किया हो, मेडिकल लाइन का काम किया हो, आपने डिजिटल मार्केटिंग की हो, वॉटेवर, अगर आपके पास किसी भी फील्ड में 4000 घंटे मतलब कम से कम 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है, पेड इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है, तो फिर आप इस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। ओके, पर हमेशा कोशिश यही करना, अगर आपके पास अंडर ग्रेज या डिग्री वाला एरिया है तो आप इसी को इसी वाली कैटेगरी में अप्लाई करना, बिकॉज यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रूफ देना पड़ेगा, राइट, समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपने जो भी एनरोलमेंट कर रखा है, राइट, उसके हिसाब से आप उसके बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। एंड उसके बाद आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो आईडी होगा वो सिर्फ पासपोर्ट ही माना जाएगा, बिकॉज सीएफए इंस्टीट्यूट देखो यूएस की इंस्टीट्यूट है, उसको नहीं पता ये पैन आधार क्या चीजें होती हैं, लेकिन पासपोर्ट तो दुनिया भर में चलता है, तो पासपोर्ट को ही वो जानते हैं, इसीलिए पासपोर्ट आपको लेना पड़ेगा जब आप एग्जाम में जाएंगे। ओके, उसके बाद एग्जाम की मैं आपको और डिटेल्स देता हूं। तो ये वो 10 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको तीनों ही लेवल्स में टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो वेटेज है वो बदलता जाएगा। लेवल 1 में जो इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट्स की वो अलग होगी, लेवल 2 में अलग होगी, एंड लेवल 3 में जाकर के कुछ चीजें और अलग हो जाएंगी। ओके, तो जैसे इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको लेवल 1 में सिखाया जा रहा है, लेकिन लेवल 3 में फिर आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये है वो 10 सब्जेक्ट्स लेवल 1 में जो आपको अपियर करने हैं। उसके बाद इसके साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस मॉड्यूल्स भी दिए जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने ये कुछ ही टाइम पहले शुरू किया है कि आप ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी लो, कंपनीज को जो चाहिए होता है वो भी सीखो। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लो या फिर आप पाइथन सीख लो। ओके, तो इसके ऊपर आपको एक मॉड्यूल दिया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो आपको कंप्लीट करना होता है रिजल्ट से पहले, ठीक है, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद एग्जाम डेट्स, 4 टाइम्स अ ईयर, साल में एग्जाम 4 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं लेवल 1 के, फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर, ठीक है। मतलब आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी अब मिल रही है कि आप साल में 4 महीने ऐसे मिल रहे हैं आपको, एंड उसमें भी आपको मल्टीपल डेट्स दी जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं, तो अगले महीने, राइट, तो अगस्त में जो एग्जाम होंगे उसमें भी आपको एक विंडो दे दी जाती है, ठीक है। मान लो 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख, उसके बीच में आप कोई भी एक दिन चुन सकते हो, और उस दिन आप जा करके एग्जाम दे के आ सकते हो, ठीक है, एक ही दिन का एग्जाम होगा। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है इस पर्टिकुलर केस में, जिस वजह से काफी वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग को हेल्प हो जाती है कि वो लोग जो भी मान लो कोई संडे पड़ रहा होगा तो उस संडे को चूज करके वो लोग एग्जाम दे के आ सकते हैं, और उनका जो वर्क है वो हैम्पर नहीं होता। एग्जाम फी, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आगे समझाता हूँ, इस पे एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं अभी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पूरी तरीके से रहने वाला है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई पेन एंड पेपर नहीं होगा, एमसीक्यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, 3 ऑप्शन में एक आपको चूज करना होता है, और गलत आंसर पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाइन।
आपके लिए अभी रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या एप्लीकेबल होंगे उसको देख लीजिए। अगर आप नवंबर 26 में एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो फिर अर्ली रजिस्ट्रेशन डेट तो जा चुकी है। अब आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन डेट के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों डेट्स का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट आपको एडवांस में रजिस्टर कर लेने से ना फीस में डिस्काउंट देती है। सो आप अगर अर्ली रजिस्ट्रेशन डेट से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते तो आप $1140 में रजिस्ट्रेशन कर पाते। लेकिन अब ये डेट तो जा चुकी है, तो अब अगर आपको नवंबर में एग्जाम देना है तो आपको 11 अगस्त से पहले एक तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अब आपको हायर फीस देनी पड़ेगी जो कि है $1490। ओके, तो नवंबर में एग्जाम देना सिर्फ तभी आपके लिए सही रहेगा अगर आप इतने कम टाइम में एक तो तैयारी कर पाओगे और दूसरा आप हाई फीस देने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये वाला विंडो सही नहीं लग रहा आपको तो आप फेब 27 में एग्जाम दे सकते हैं। फेब 27 के लिए 7 जुलाई 2026 की लास्ट डेट थी फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन, और लेट रजिस्ट्रेशन यानी स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन आप 5 नवंबर तक भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद मई 27 की अगर बात करें, 12 अगस्त को इसके रजिस्ट्रेशन खुलने वाले हैं। इसका मतलब अभी तक रजिस्ट्रेशन खुले नहीं है, अभी खुलेंगे। और अगर अर्ली रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 14 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है इस पर्टिकुलर विंडो के लिए अप्लाई करने का, ठीक है। तो आप अभी अगर अप्लाई करोगे 12 अगस्त को तो आप अगले मई 2027 में एग्जाम में बैठ पाओगे। ओके, एंड अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन की जो टाइमलाइन है वो 10 फरवरी तक होगी। और अगस्त के लिए आपके सामने यहाँ पर डेट्स दी गई हैं, तो आप जनवरी तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके सामने टाइमलाइन है। अभी इनके लिए जैसे मई 27 है तो मई 27 के लिए आप स्कॉलरशिप भी भर सकते हैं, एंड उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है पूरी डिटेल में आपको समझाते हुए कि मई 27 के लिए कैसे आप स्कॉलरशिप को यूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे कैसे लिखना है, वो सारी चीजें मैंने वहां पर समझाई हुई है। इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, एंड ये आपके सामने एग्जाम की डेट्स है। ओके, सो इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम तो आपको इस तरीके से एक रेंज मिल जाएगी, डेट्स मिल जाएगी कि वो एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जैसे 22 से 28 यहाँ पे मिल रहा है, तो उसमें से आप कोई भी एक दिन चूज कर लो, अपना लोकेशन चूज कर लो कि मैं अभी दिल्ली से एग्जाम दूंगा कि कोलकाता से एग्जाम दूंगा, और फिर आप वहां पे जाकर के एग्जाम दे सकते हो। ओके, अब एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम फीस जैसा मैंने आपको बोला, अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो $1140 है, और अगर ये वाली डेट मिस हो जाती है तो आपको स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी $1490 की। पहले एक वन टाइम एनरोलमेंट फी अलग से लगा करती थी, अब उसको हटा दिया गया है, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, 350 एनरोलमेंट फी पहले लगती थी, अब ये हटा दी गई है, तो अब वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक जीएसटी भी लगता है, वो एडिशनली आपको पे करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम रिजल्ट की अगर बात करें तो ये जो एग्जाम है इसका रिजल्ट आपको एमपीएस के जरिए कंपेयर किया जाता है। मतलब इंस्टीट्यूट एक मिनिमम पासिंग स्कोर निकालती है, अगर आपने उससे ज्यादा आपने स्कोर कर लिया तो फिर आप पास हो जाते हो। ओके, एंड ये स्कोर जो है यूजुअली आपको पता नहीं होता है। After every exam, an MPS is calculated based on the performance of a average candidate. एंड अगर आप ग्लोबल पासिंग परसेंटेज यहाँ पे देखो तो ये जो परसेंटेजेस हैं दीज कीप ऑन चेंजिंग। अभी के टाइम पर ये परसेंटेज जो है थोड़ा सा कम हुआ है, एंड अगेन वो क्यों कम हुआ है, उसके पीछे के क्या रीजंस है, वो एक अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एंड रिजल्ट जो है नॉर्मली आपको 60 डेज में मिल जाते हैं, एंड इस तरीके का आपका कुछ रिजल्ट रहेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया है। फाइन, अब आते हैं स्कॉलरशिप पर। स्कॉलरशिप का मतलब कि आपकी जो फीस है, नॉर्मली आपकी फीस कितनी रहती है $1140 की, राइट। तो वो कम होकर के आप सीधा $400 पे आ सकते हो, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आपकी फीस जो है, अगर आप एक्सेस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो तो आप फीस को सीधा $400 पर रिड्यूस कर सकते हो। ओके, एंड एक्सेस स्कॉलरशिप कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है हु इज नॉट एबल टू अफोर्ड द प्रोग्राम। आप अगर एग्जाम की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, $1140 अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक्सेस स्कॉलरशिप पहले अप्लाई कर सकते हो।
मे एग्जाम के लिए एक्सेस स्कॉलरशिप अभी 12 अगस्त को ही शुरू होने वाली है। ओके, तो उस बीच में आप अप्लाई कर देना एंड अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप $400 में इसको इस एग्जाम के लिए एनरोल कर पाओगे। ओके, अब ये चीज़ डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको ऐसे वगैरह सब बढ़िया से लिखना है, ठीक है। वो सारी जो प्रिपरेटरी मटेरियल्स क्या होने चाहिए, आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको एक अलग वीडियो में बता दी है। उसके बाद और दो स्कॉलरशिप के ऑप्शंस होते हैं, स्टूडेंट और प्रोफेसर स्कॉलरशिप के, पर ये बहुत ही कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए एक्सेस स्कॉलरशिप ही रेलेवेंट होता है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप में अगर आप किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, राइट, तो वो चीज़ आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड है, सिर्फ उन्हीं के लिए वो एप्लीकेबल है। और प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी प्रोफेसर्स लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी। सीए वर्सेस सीएफए, अब ये एक क्वेश्चन है कि सर सीएफए करूं या सीए करूं या सीएफए करूं या एमबीए करूं, इस तरीके के क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। तो मैंने इस वीडियो में ही इसको कंसिडर कर लिया ताकि आपका ये दिमाग में ये सवाल ना आए। इफ यू लुक एट सीए, देखिए सीए इज एन एक्सपर्ट, नो डाउट सीए is going to make you a champion if you want to master taxation, if you want to master auditing, if you want to master accounting। और आपको अगर इंडिया में काम करना है तो फिर सीए से ऊपर कुछ नहीं है आज भी। ओके, सो सीए की प्रायोरिटीज को आपको समझना है और सीएफए की प्रायोरिटीज का आपको समझना है कि अगर मैं सीए कर लूं तो मैं कहां जा सकता हूं, सीएफए कर लूं तो कहां जा सकता हूं। ओके, so CA is an expert in field of accounting, taxation, law, audit, finance, everything. CFA has a core focus only in the field of finance। तो अगर आपने ये चीज डिसाइड कर ली है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में ही काम करना है, then CFA is going to be the applicable or relevant choice for you। Okay, एरिया ये इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ड्यूरेशन, इसको करने में आपको 3 से 5 साल लगेंगे, इसको करने में आपको एटलीस्ट 2 इयर्स लगेंगे। अगर आप बिल्कुल एक के बाद एक अटेम्प्ट देते जाते हो तो कम से कम 2 साल लगेंगे, पर आप मान के चलो 2.5 साल आपको लग जाएंगे। और कई बच्चे ऐसे हैं जो आराम आराम से देते हैं, उनको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज लेवल 1 के बाद मान लो आप जॉब में घुस गए तो उसके बाद लेवल 2 आप तब दोगे जब आपको टाइम मिलेगा, राइट। तो टाइम के हिसाब से भी आप आराम से भी कर सकते हो, कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं है। पर बिल्कुल आपने ठान ली है कि मुझे पहले सीएफए ही कंप्लीट करना है तो आपको कम से कम 2 से 2.5 साल तो देने पड़ेंगे। एवरेज पासिंग परसेंटेज, देखो सीए को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स माना जाता है इंडिया में, राइट, तो इसका पासिंग परसेंटेज बहुत ही टफ रहता है। अगर आप इसको सीएफए से कंपेयर करो तो सीएफए में हमने देखा कि हर लेवल पे आपको कितना 40 से 50% का जो पासिंग परसेंटेज है वो देखने को मिल जाता है। सीए में आपको आई थिंक 10%, 12%, 15% ऐसा ही यूजुअली रहता है। ओके, पैटर्न जो है अगेन ये चीज डिपेंड करता है। सीए में भी कई एग्जाम्स एमसीक्यू बेसिस पर भी होते हैं, कई एग्जाम्स रिटर्न भी होते हैं, राइट, कई ओपन पेपर भी होते हैं। और सीएफए की अगर बात करें तो सीएफए का पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स है कि आपको एमसीक्यूज के बेसिस पर ही एग्जाम देना है। लेवल 1 लेवल 2 प्योर एमसीक्यू है, लेवल 3 में कुछ एमसीक्यूज होंगे और कुछ आपको रिटर्न देना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्ट्स यहाँ पर 20 सब्जेक्ट होते हैं 3 ग्रुप में, और यहाँ पे 10 सब्जेक्ट ही होते हैं तीनों लेवल पर। वही 10 सब्जेक्ट है लेकिन उनका वेटेज जो है वो बदल जाता है। इस सीए का फोकस जो है अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन इन सभी पर होता है। सीएफए का फोकस वेल्थ एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस पर रहता है। डिफिकल्टी लेवल इसको थोड़ा हार्ड ही माना जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ द टफ पासिंग परसेंटेज एंड जो सिलेबस रहता है कि इतनी सारी चीजें आपको कवर करनी होती है। सीएफए जो है रिलेटिवली बिकॉज ऑफ इट्स पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा इजी माना जाता है, पर इजी का मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट इजी है, राइट, सब्जेक्ट तो उतना ही है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें आपको एमसीक्यू इक्वेशंस मिलते हैं, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम निकाल लोगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा, आपको वो रटने वाली यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ओके, एंड सैलरी वगैरह तो अगेन मैं उसकी बात नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज अगेन सब्जेक्टिव। फीस आप देख सकते हैं, सीए पूरा सीए करने में आपको शायद 1 लाख उसके आसपास में आपका हो जाएगा। ट्यूशंस वगैरह तो अलग है, ठीक है। और अगर आप सीएफए की बात करूं तो आपका ओवरऑल जो है 3 से 4 लाख रुपए लग जाएंगे। कैरियर ऑप्शंस एज आई सेड, इसमें आप ऑडिटिंग में जा सकते हैं, टैक्सेशन में, बुक कीपिंग, और यहाँ पर आप पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च, कंसल्टिंग, राइट, वेल्थ मैनेजमेंट, राइट, सो ऑल दीज कैन बी योर ऑप्शंस। सो
एंड फ्यूचर स्पेस की अगर बात करें तो सीएफए प्रोग्राम जो है कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता रहता है, राइट। तो अभी 2027 का जो हमारा करिकुलम है वो भी रिसेंटली अपडेट हुआ है। तो अपडेट्स किस तरीके से होते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट अब जैसे उन्होंने इक्विटीज का सब्जेक्ट है तो उसमें उन्होंने ऐसे चेंजेस किए हैं कि जो आप रियल लाइफ में जो काम करते हो, राइट, उसको इन्होंने करिकुलम में और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अगर आप क्वांट्स देखो तो वहाँ पे इन्होंने एआई रिलेटेड कुछ आपको जानकारी दी है, राइट। तो इस तरीके से ये लोग जैसे जैसे मार्केट में इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से अपने करिकुलम के भी ये लोग अपडेट करते रहते हैं। देन इफ यू कंपेयर सीएफए वर्सेस एमबीए, तो हमको सीएफए करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सीएफए का फोकस वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिखाना है, आपको पूरी नॉलेज देना है। एमबीए का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको नॉलेज के साथ साथ में आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी ग्रूमिंग भी हो जाती है, राइट। इन दोनों में मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो है कोर्स फीस में, बिकॉज एमबीए मोस्टली एक महंगा कोर्स है, राइट। आपको 20 से 40 लाख लग जाएंगे। और अगर सीएफए की बात करें तो वो 3-4 लाख है। ड्यूरेशन सीएफए ऑलमोस्ट वही 2 साल में होगा, ये भी ऑलमोस्ट 2 साल में ही होगा। डिफिकल्टी इसमें थोड़ी सी हाई है बिकॉज यहाँ पर नॉलेज के रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और यहाँ पर मॉडरेट है। ओके, ना हु शुड रजिस्टर फॉर द सीएफए प्रोग्राम, किसको सीएफए एग्जाम देना चाहिए। आप स्टूडेंट हो सकते हैं जो फाइनेंस में अपना कैरियर लॉन्च करना चाहता है, बैंकिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। ओके, सो यू कैन बी स्टूडेंट। आप एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो सकते हैं जो खुद को और एस्टेब्लिश करना चाहता है विथ मोर क्रेडेंशियल्स, या फिर आप एक प्रोफेशनल है फ्रॉम अदर इंडस्ट्री हु वांट टू चेंज द फोकस ऑफ देयर कैरियर। आप किसी और इंडस्ट्री से फाइनेंस इंडस्ट्री में स्विच करना चाहते हैं। कई ऐसे टेक बैकग्राउंड के लोग होते हैं जो फिर फिनटेक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फाइनेंस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो वो लोग टेक के साथ साथ में फाइनेंस की नॉलेज भी लेना चाहते हैं, तो वो लोग सीएफए को परस्यू करते हैं। तो उनका फाइनेंस और टेक का दोनों का बैकग्राउंड हो गया, अब वो इस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हु कैन एंटर इनटू सीएफए। डेस्क रेडी स्किल, आपको क्या क्या स्किल्स या नॉलेज सीएफए प्रोग्राम देता है, ऑफर करता है। आप एथिक्स के बारे में सीखते हैं, स्टेटिस्टिक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ्स हैंडल कर लेते हैं एंड जब आप पढ़ाई करोगे तो आप डिसिप्लिन तरीके से अगर उसको फॉलो करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए मैनेजेबल होगा। ओके, तो कई बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनका ये डाउट रहता है कि क्या मेरे लिए सीएफए एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आंसर इज, ये एग्जाम किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट या बहुत इजी नहीं है, हर किसी के लिए ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। क्यों? अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो तो ठीक है, आपको हो सकता है मैथ्स थोड़ा सा इजी लगे क्योंकि आपने काफी मैथ्स ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर वैसे तो मैथ्स ज्यादा नहीं है, स्टेटिस्टिक्स ज्यादा है। उसके बाद भी चलो मान लो आप क्वांट्स अच्छा कर लेते हो, तो आपको फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हमारा एफएसए है वहां पर आपको थोड़ा बहुत चैलेंजेस आएगा बिकॉज वो बिल्कुल नया होगा आपके लिए। यस, तो साइंस का बच्चा के लिए अब बराबर हो गया, एक सब्जेक्ट इजी है तो एक टफ है। और वहीं आप कॉमर्स के बच्चे के लिए देखो तो कॉमर्स के बच्चे के लिए एफएसए थोड़ा सा इजी होगा बिकॉज आप अकाउंट्स ऑलरेडी पढ़ के आए हो। लेकिन क्वांट्स आपको थोड़ा सा लग सकता है कि भाई मुझे स्पेसिफिक स्पेशल अटेंशन उसको देना पड़ेगा। तो वैसे ही कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, तो उसको इकोनॉमिक्स इजी लगेगा, लेकिन फिर हो सकता है एफएसए उसके लिए नया हो, राइट। सो एवरीबडी, एवरी पर्सन कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड हर एक के लिए कोई सब्जेक्ट उसके लिए इजी होगा, कोई सब्जेक्ट उसके लिए टफ होगा, पर हर कोई इसको अपियर करता है एंड कई बच्चे अच्छे नंबर भी लाते हैं। Currency markets, industry research, equity analysis, monetary and fiscal policy, right? So all these are the areas where you will be trained for. Okay, जहां पर आप skills लोगे। कुछ frequently asked questions जो अक्सर पूछे जाते हैं, how long does it take to become a CFA charter holder? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपको लगभग 2.5 से 3 साल लगेंगे, ठीक है, ऑन द मिनिमम साइड टू कंप्लीट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द एग्जाम। एंड हम एग्जाम की बात करें लेवल 3 की, अगर आप चार्टर की बात करोगे तो आपको बीच में 4,000 घंटे का
वर्क एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, वो अलग से वहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो दैट वुड बी कंप्लीटेड इन अ मिनिमम ऑफ 36 मंथ, मतलब 3 साल वहाँ पर और ऐड हो जाएंगे फॉर द चार्टर। पर चार्टर कब मिलेगा उससे आपको कोई खास इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी तो इंडस्ट्री में घुस चुके हैं, ऑलरेडी काम तो कर ही रहे हैं, राइट। तो उसके बाद चार्टर तो एक बाई प्रोडक्ट है, आपका जैसे एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा चार्टर आपको मिल जाएगा। ओके, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बिकम अ CFA चार्टर होल्डर, तो हमने ये डिस्कशन भी ऑलरेडी कर लिया है। 1140 की आपकी फीस होगी अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो 3 लेवल्स पर आप उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो 3,500 4,000 के आसपास आपकी टोटल डॉलर्स में फीस होने वाली है। ओके, अब फाइनली आउटकम क्या होगा तो ये तो डिपेंड करता है आप लेवल 2 लेवल 3 कब दोगे और उस वक्त डॉलर का रेट क्या चल रहा होगा। ओके, एग्जाम डेट्स कब होती हैं, तो CFA एग्जाम साल में 4 बार होता है एंड एट ओवर 400 लोकेशंस, तो आप कहीं से भी एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं साल में 4 बार। ओके, 4 में से 1 बार, ऐसा नहीं कि चारों बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप 4 में से किसी एक अटेम्प्ट में आप बैठोगे, राइट। देन व्हाट स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल, तो ये हमने डिस्कस किया, ये दोनों आपके लिए इतने रेलिवेंट नहीं होगी, एक्सेस स्कॉलरशिप ही मेनली आपके लिए रेलिवेंट होगी। पूरा प्रोसेस आप एक अलग वीडियो में देख सकते हैं इसी चैनल पर। कैन आई अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप वाइल आई एम वेटिंग फॉर माई एग्जाम रिजल्ट, जी नहीं, आपको CFA स्कॉलरशिप तब अप्लाई करनी है जब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया उसके बाद स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे तो वो इनवैलिड हो जाती है। कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन स्कॉलरशिप एट अ टाइम, जी नहीं, एक टाइम पर आप एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ डज द CFA प्रोग्राम एनहेंस माई करियर, अच्छा वैसे यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि स्कॉलरशिप आप हर लेवल पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने लेवल 1 पे अप्लाई किया, आपको मिला या नहीं मिला जो भी है, आपने एग्जाम दे दिया, फिर लेवल 2 पे आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कई बच्चे हैं उनको लेवल 1 पे मिला है, फिर वो वापस लेवल 2 पे फिर अप्लाई करते हैं, राइट, फिर लेवल 3 पे वो फिर अप्लाई करते हैं। ओके, तो आप एग्जाम पास करते जाइए और आप हर बार स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ डज द CFA प्रोग्राम एनहेंस माई करियर, अगर आप तीनों लेवल्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन बन जाती है जो कि आपकी नॉलेज को दर्शाता है, राइट। आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कैसा कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्किल्स आपके पास है, ये इंडिकेशन जो है आप एम्प्लॉयर्स को देते हो विद CFA डिग्री, ओके, CFA सर्टिफिकेशन। when enrolled in the CFA program, can I specialize in certain area of finance? Yes, they offer specialized pathways for the level 3 exam. तो आपको लेवल 3 में चूज करने का मौका मिलता है कि आप प्राइवेट वेल्थ में जाना चाहते हैं, प्राइवेट मार्केट्स में काम करना चाहते हैं, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, राइट। तो हर एक पाथवे के लिए आपको अलग नॉलेज दी जाती है लेवल 3 में। ओके, सो आई थिंक मैंने आपको CFA प्रोग्राम क्या है और इस एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ये एग्ज़ाम करने से आप कौन सी जॉब रूल्स के लिए एलिजिबल होते हैं, आप कौन सी प्रोफाइल्स में काम कर पाएंगे, किस तरीके का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर रहता है, फी स्ट्रक्चर रहता है, स्कॉलरशिप्स के बारे में, राइट। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड उसका मैं एक आंसर एक फॉलो वीडियो लेकर भी आ सकता हूं अगर उस पर एक डिटेल जानकारी देने की जरूरत है। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है एग्जाम के लिए, स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारे लिए इसी चैनल पर आपको अलग से डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।